डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल कोर्स जिसका नाम है रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म्स में हम आरपीसी के नाम से पुकारते हैं। ये जीव विज्ञान के लिए हमने स्पेशल कोर्स तैयार किया है 2021 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अभी तक इस पर आप मेरा 3 वीडियोज देख चुके हैं, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन और मार्किंग स्कीम, चैप्टर्स, हाइलाइट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर से अवगत कराया है। आज हम आपको यूनिट 1 के वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर बतलाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पढ़ाई की। और आपके लिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है हमारा पहला प्रश्न, जनन क्यों आवश्यक है अथवा जनन का क्या महत्व है। तो जनन एक अनिवार्य जैविक क्रिया है। इसकी क्यों आवश्यकता है, क्या महत्व है इसका प्रकृति के अंदर। तो इसके हम 3 कारण बता सकते हैं। जीवों की आबादी में वृद्धि के लिए, दूसरा कारण है जातियों के अनुरक्षण के लिए, और तीसरा कारण है जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कोई बल्ब सरीखी प्रवर्ध निकल आती है, जिसे मुकुल कहते हैं, और फिर यह मुकुल टूटकर जनक के शरीर से अलग हो जाती है, जो स्वतंत्र जीव बनाती है। आइए हाइड्रा में हम आपको इस प्रक्रिया को दिखाते हैं। ये देखिए चित्र नंबर 1 में हाइड्रा के शरीर से एक छोटी सी जो है रचना निकलती हुई दिख रही है। चित्र 2 में ये थोड़ा और आगे बढ़ती है। चित्र 3 में ये हाइड्रा जैसी शक्ल अपना लेती है, और चौथे चित्र में यह अलग हो जाती है। इस तरह से मुकुल से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो मुकुल से नए जीव बनने के कारण अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न आता है हमारे सामने। मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें। इन दोनों के बारे में हमने आपको हाइलाइट्स वाला वीडियो में समझाया है। फिर से इसकी चर्चा कर देते हैं। अपरास्तनी स्तनपायी जीवों में जनन अवस्था में शारीरिक बदलाव आने लगते हैं। इनमें अंडाशय की सक्रियता तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। गाय, कुत्ता, चीता, हिरण, चूहा, भेड़ आदि में मध्य चक्र पाया जाता है। इस प्रकार का चक्र जब प्राइमेट में पाया जाता है तब उसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए ऋतुस्राव चक्र मनुष्य, बंदर तथा गोरिल्ला में पाया जाता है। अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें अथवा अनिषेक जनन पर टिप्पणी लिखें। जीवों के प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से एक नई व्यष्टि का जन्म होता है अलैंगिक जनन या अनिषेक जनन कहलाता है।
इसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण और संलयन नहीं होता है। यह जनन प्रायः निम्न श्रेणी के जीवों जैसे कोशिकीय जीव, सरल पादप और जंतुओं में होता है। यह द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन, बीजाणुजनन, खंडीभवन एवं पुनरुद्भवन विधि द्वारा संपन्न होता है। यहाँ देखिए हमने प्रकार लिखकर ये बात लिखा है ताकि आप समझ जाएं कि यह अलैंगिक जनन के प्रकार भी हैं। इसका लाभ है कि नवजात संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है एवं इसका दर तीव्र होता है तथा सभी संतति सभी गुणों में एक दूसरे के समान होती है। अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। सेब का फल पुष्प के किस भाग से बनता है? सेब को मिथ्या फल क्यों कहते हैं? तो सेब के फल का निर्माण पुष्प के पुष्पासन से होता है। सेब का पुष्पासन चारों ओर से बढ़कर अंडाशय को घेर लेता है, इसलिए इसे कूट फल या आभासी फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इस तरह के फल के अन्य उदाहरण हैं रसभरी और अखरोट। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म प्रजनन या उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो किसी निश्चित संवर्धन माध्यम में जब पौधे के किसी भाग के उत्तक के संवर्धन से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं तो उस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन की वह विधि जिसके द्वारा कोशिका विभाजन से नए पौधे का जन्म होता है सूक्ष्म प्रजनन कहलाता है। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखें। तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर के लिए हम आपको स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं, एक तरफ शुक्राणु जनन और दूसरे तरफ अंडाणु जनन को रख देते हैं और फिर दोनों के बारे में 2 पॉइंट आपको लिखना काफ़ी होता है। हम यहाँ 3 पॉइंट दे देते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण में होता है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशय में होता है। वृद्धि प्रावस्था इसमें छोटी होती है, अंडाणु जनन में वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है। शुक्राणु जनन में एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंडाणु जनन में एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से 1 अंडाणु तथा 3 लोपिकाओं का निर्माण होता है। आगे बढ़िए और ये अगला प्रश्न से मुलाकात कीजिए। प्रश्न सामने है, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक परागन में 2 पुंज युग्मक होते हैं। ये बीजांड द्वार से भ्रूण कोष तक पहुंचते हैं। पुंज युग्मकों में से एक अंड के साथ संलयित होकर युग्मज का निर्माण करता है, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। दूसरा पुंज युग्मक द्वितीय द्विगुणित केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार एक भ्रूण कोष में 2 लैंगिक संलयन संपन्न होते हैं। इस घटना को द्विनिषेचन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, मोनोकार्पिक फलों को लिखें। तो वह सत्य फल जिसका विकास एक काल से होता है उसको मोनोकार्पिक फल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुंज पूर्वता से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ बताइए। तो पुंज पूर्वता
द्विलिंगी पुष्पों में पर परागन के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग यानी एंथर और मादा भाग स्टिग्मा से बहुत पहले परिपक्व होकर पराग कणों को मुक्त कर पर परागन को उत्साहित करता है। इसका लाभ यह है कि द्विलिंगी पुष्पों में स्वनिषेचन को रोककर विभिन्नता उत्पन्न करता है। विचार करते हैं अगले प्रश्न पर। वायु परागन क्या है? वायु परागित पुष्पों के गुणों का सोदाहरण वर्णन करें। तो इस प्रकार के परागन में हवा के झोंके के साथ परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। वायु परागित पुष्पों में आकर्षण, मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए फूलों में असंख्य परागकण बनते हैं। आइए इनकी विशेषता पर विचार करें। ये पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं, मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है, ये प्रायः छोटे होते हैं, परागकणों की संख्या अनगिनत होती है, वर्तिकाग्र, रोएदार, पक्षवत और शाखित होती है। वायु परागित पौधों में मक्का, चावल, गेहूं, घास, गन्ना, तार इत्यादि प्रमुख हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, एकल संकरण एवं द्विसंकरण में अंतर बताएं। तो एक संकर क्रॉस भी इसको कहते हैं। जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस हम लोग कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस जब दो विपरीत पौधों के बीच अलग लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसको हम लोग द्विसंकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए, यही है हमारा अगला प्रश्न। कुछ फूलों में परागन की क्रिया वायु द्वारा होती है जिसे वायु परागन कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें वायु द्वारा परागन होती है उसे वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्पों के निम्नलिखित अनुकूलन हैं। ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। इसमें मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। ये पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन और आकर्षणहीन होते हैं। ये पुष्प हल्के तथा प्रायः चिकने होते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड की संरचना तथा उपयोगिता संक्षेप में लिखें। तो यह जीवाणु कोशिका में उपस्थित बाह्य नाभिकीय छोटा एवं वर्तुलाकार डीएन है जो कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जीन को धारण किए रहता है तथा स्वद्विगुणन क्षमताधारी होता है, जैसे PBR 322, PUC 10 इत्यादि। इनकी लंबाई लगभग 2700 pb होती है। इसमें द्विगुणन व उपस्थित स्थलन, सेलेव, टेबल मार्कर, क्लोनिंग केंद्र नामक भाग होता है। जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं 4 पौधों के नाम और जंतुओं के नाम बताएं। तो जंतुओं द्वारा परागित जो है पौधे हैं प्राइमूला। इस पौधे में परागन मधुमक्खी के द्वारा होता है। यक्का या अंडफिल, इस पौधे में परागन प्रेनुबा नामक जीव के द्वारा होता है। मर्मिकोफिली, इस पौधे में परागन चींटियों के द्वारा होता है। मैल्कोफिलस, इस पौधे में परागन घोंघा के द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। वास्तविक या सत्य फल, अनिषेचन जनित फल और बहुभ्रूणता। वास्तविक फल या सत्य फल की बात करते हैं जिस फल के निर्माण में
उस फल के फूल के अंडाशय ही भाग लेता है, उस फल को वास्तविक या सत फल कहते हैं, जैसे आम और अंगूर। अनिषेचन जनित फल, तो कुछ पौधों में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है, ऐसे फल को अनिषेचन जनित फल कहते हैं, जैसे केला और संतरा। बहुभ्रूणता, तो जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे नींबू। अगला प्रश्न है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे निषेचन का एक उदाहरण है। इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट को 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है, जहां भ्रूण का आगे का विकास हो पाता है। अतः इसे जाइगोटा इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में जिफ्ट कहते हैं, ZIFT, यह भ्रूण का विकास 8 कोशिका से अधिक में होती है तो सीधे गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर IUT के नाम से जानते हैं। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुई जॉय ब्राउन 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी, जबकि भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा 1986 में मुंबई में पैदा हुई थी। शुक्राणु जनन एवं वीर्यसेचन की परिभाषा लिखें। वृषण में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं, उस प्रक्रिया को वीर्यसेचन एस्पर्मिएशन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित आरेख बनाएं। हम आपको ये चित्र जो है दिखा देते हैं, आप गौर से इस चित्र को देख लीजिए और इसमें हमने अनुप्रस्थ काट में जो जो भी रचनाएं हैं सबका नाम जो है आपको लिख दिया है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। चित्र को आप बहुत आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले आप बाहरी आवरण को बनाइएगा, फिर उनके अंदर ये जो गोले दिखाई पड़ रहे हैं गोल गोल, इनको बनाइएगा, फिर बीच की छोटी छोटी रचनाओं का निर्माण कीजिएगा। आप चित्र आसानी से बना सकते हैं। इसको 2-4 बार प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है आपका, अंड जनन से आप क्या समझते हैं। तो अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। अंतःरोपण से अगला प्रश्न है, अंतःरोपण से आपका क्या अभिप्राय है। सगमता के दौरान होने वाले प्रमुख भ्रूणीय परिवर्धन का उल्लेख करें। तो मानव भ्रूण निषेचन के पश्चात कोरक पुटी का निर्माण करता है, जिसकी गुहा ब्लास्टोसिल कहते हैं। कोरक पुटी क्रमशः आकार में बड़ा हो जाता है और निषेचन के 1 सप्ताह बाद गर्भाशय की दीवार से चिपकता है। इसके एक तरफ गर्भाशयी दीवार की तरफ बहुकोशिकीय सिनसाइयल कोशिकाएं और दूसरी तरफ कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट में अस्तर बनते हैं। सिनसाइशियल अस्तर गर्भाशय की दीवार में प्रवध बनकर भ्रूण को चिपकाने में सहायक होती है। भ्रूण के इस प्रकार गर्भाशय की दीवार से चिपकने की प्रक्रिया अंतःरोपण कहलाती है। निम्नलिखित को परिभाषित करें।
प्रोटोजोअन अंतःपरजीवी और बीजांड। प्रोटोजोअन अंतःपरजीवी की सबसे पहले बात करते हैं। तो अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ वैसे परजीवी हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और अपना जीवन चक्र 2 पोषी के शरीर में पूरा करते हैं, जिनमें से एक अनिवार्य रूप से मनुष्य होता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम और ई. इत्यादि। बीजांड की बात करते हैं। बीजांड मुख्यतः अंडाकार होते हैं। बीजांड का मुख्य भाग है और यह पतले भीति वाला मृदुकीय कोशिकाओं का बना होता है। यह बीजांड काय की कोशिकाओं में प्रचुरता से आहार सामग्री पाई जाती है। बीजांड काय 2 या 1 आवरण से ढका होता है, लेकिन कुछ बीजांडों में इसका अभाव भी होता है। आवरणों से बीजांड पूर्ण रूप से ढका नहीं रहता है। इसका कुछ भाग एक पतली नलिका जैसी रचना बना लेता है, जिसको बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय का आधारीय भाग चलाजा कहलाता है। बीजांड द्वार के ठीक पास भ्रूण कोश उपस्थित रहता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण कोश होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बना होता है। बीजांड की काया का वह स्थान जहाँ पर यह बीजांड वृत्त से जुड़ा रहता है वह नाभिक कहलाता है। ग्राफी पुटक का एक नामांकित आरेख बनाएं और उसकी विशेषताओं को लिखें। तो हम आपको विशेषता बता देते हैं, उसके बाद इसका चित्र साथ में दिया हुआ है। प्रत्येक ग्राफी पुटक एक बड़े ओवम को रखता है, जो कि बहुत सारे ग्राफिक पुटक कोशिकाओं से घिरा रहता है। परिपक्व ग्राफी पुटक कोशिका में एस्ट्रोजेन का स्राव करता है। ओवेरियन कॉर्टेक्स अपने अंदर यंग तथा परिपक्व फॉलिकल रखता है। ये देखिए ग्राफिक पुटक का नामांकित चित्र जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। आप इसका प्रैक्टिस करके चित्र बनाने का कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाएं तथा इसके सभी घटकों के बारे में संक्षेप में लिखें। आजकल परीक्षा में सिर्फ नामांकित चित्र आता है। ये देखिए शुक्राणु का पहला भाग जो होता है वो सिर होता है। शुक्राणु का ऊपरी फूला हुआ भाग सिर कहलाता है, जिसके मध्य में एक अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी ऊपरी सिरा टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम से ढका रहता है। यह भाग गोल्जिकाय द्वारा निर्मित होता है, जिसमें निषेचन के दरमियान मादा युग्मक में प्रवेश के लिए सहायक एंजाइम उपस्थित होते हैं। बीच का भाग ग्रीवा होता है। सिर के पीछे का छोटा सा भाग ग्रीवा कहलाता है, जो सेंट्रियोल द्वारा निर्मित होता है। मध्य भाग तो शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। चौथा भाग है पूंछ। यह कोशिका द्रव द्वारा निर्मित भाग है, जो शुक्राणु को गतिशीलता एवं सक्रियता को बनाए रखता है। इसके मध्य भाग में एक तंतुमय संरचना एकोसिनम उपस्थित होता है, जो बाहर तक निकला हुआ होता है। एक वयस्क नर में प्रतिदिन करीब 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये देखिए शुक्राणु का नामांकित चित्र आप स्क्रीन के ऊपर जो है देख रहे हैं। इसको देखकर आप आसानी से इस चित्र को बनाने का अभ्यास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाएं। ये लीजिए नामांकित आरेख आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। जो
चित्र बनाना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अभ्यास करके इस चित्र को आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से भाग जो हैं एक जैसे देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। मानव मादा के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएं जिसमें पुटकों के हर स्तर को दर्शाया गया हो। ये लीजिए, ये मानव मादा के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। आप इस चित्र की मदद से भी चित्र बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न से मिलते हैं। नर जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाएं। ये देखिए, नर जनन तंत्र का हमने नामांकित आरेख बना दिया है। आप इसको भी देखकर नर जनन तंत्र का चित्र बनाने का अभ्यास कीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको चित्र नजर आ रहा है। वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो चित्र बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के कार्यों का उल्लेख करें। अग्रपिंड, एक्रोसोम, पीतपिंड, कार्पस ल्यूटियम, पुरस्थ ग्रंथि, शुक्राणु वृक्ष और अंतराली कोशिकाएं। ये देखिए, अग्रपिंड एक्रोसोम का कार्य है नर शुक्राणु के अग्र सिर पर सुरक्षा टोपी का काम करता है। निषेचन के समय अंडाणु झिल्ली को नष्ट करता है। पीतपिंड का यानी कार्पस ल्यूटियम का काम है, यह अंतःस्रावी हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिस स्रावित करता है। पुरस्थ ग्रंथि स्खलन के समय यह अम्लीय तरल पदार्थ स्रावित करता है जो शुक्राणुओं को लगभग 25% अंश होता है तथा उन्हें सक्रिय करता है। यह प्रोटियोलिटिक एंजाइम का भी स्रवण करता है। शुक्राणु पुच्छ यह सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा 9-2 व्यवस्था क्रम में बना होता है। शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान कर उसके गति में सहायक होता है। अंतराली कोशिकाएं यह शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर समूहों में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य नर हार्मोन एंड्रोजन का स्रावन करना है तथा अन्य संबंधित अंगों का यौनारंभ से प्रौढ़ावस्था तक का विकास करना है, जैसे दाढ़ी, मूछ, बाल इत्यादि। अगला प्रश्न है, बंध्याकरण क्या है? अनचाहे गर्भ से मुक्ति के लिए की जाने वाली शल्य क्रिया को बंध्याकरण कहते हैं। पुरुषों में इसे नसबंदी कहते हैं और महिलाओं में डिंब वाहिनी अवरोध नलीबंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 यौन संचारित रोगों और उनके जीवाणुओं के नाम लिखें। तो यौन संचारित रोग और जीवाणुओं के नाम इस प्रकार हैं। पहला रोग का नाम है एड्स। यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। दूसरा रोग है हर्पीस, यह सिप्लेक्स वायरस से होता है। तीसरा है सिफिलिस, यह टेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। गोनोरिया या निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया से होता है। एड्स के 2 प्रमुख लक्षणों को लिखें। तो एक लक्षण है वजन में कमी होना और दूसरा लक्षण है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना। जीवाणुओं से प्राप्त
कुछ प्रतिजैविकों के नाम लिखें, यानी कि जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, जो जीवाणु से प्राप्त होते हैं, उनका नाम आपको लिखना है। तो जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले ये प्रतिजैविक हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें हम 6 प्रतिजैविक का नाम दिए हैं: स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। यह है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का नाम। अब कौन प्रतिजैविक किस जीवाणु से बनता है, उसका नाम हमने एक्स्ट्रा रूप में लिख दिया है। परीक्षा में अगर आपको आंसर देना हो तो आप केवल यही लिखेंगे: स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। निम्नलिखित संकेताक्षरों का विस्तारित रूप लिखें। यह है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। GMO, STD, AMP, VNTR। आइए विस्तार से जानते हैं। GMO का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। STD का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। AMP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। VNTR का फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। अब हमारे RPC कोर्स में यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात है। वैसे यूनिट 1 से लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा में न के बराबर आता है, फिर भी हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में पढ़ा देंगे इस यूनिट से। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हाइलाइट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको ये पूरा विषय वस्तु समझ में आएगा। कुछ लोग फोन करके शंका व्यक्त कर रहे हैं कि सर क्या परीक्षा तक हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा? दिसंबर से जनवरी के बीच आपका कोर्स निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। साथ में हम जनवरी महीने के पहले 15 दिसंबर के बाद कुछ मॉडल क्वेश्चन भी दे देंगे। ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और कोई परेशानी हो तो बिना किसी संकोच के हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिखें या व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क करें। आपको फिर से एक बार परीक्षा में सफलता की शुभकामना देते हुए थैंक यू, धन्यवाद।